स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। बिहार में पिछले 3.5 या लगभग 4 दशकों से अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस अचानक से आंखें दिखाने लगी है। और कांग्रेस आंखें किसको दिखा रही है? तो अपने सहयोगी दल आरजेडी को। कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी शहनवाज आलम ने एक बयान दिया और इस बयान के बाद आरजेडी खफा हो गई और आरजेडी ने कहा कि सोच समझ कर बोले शहनवाज आलम, क्योंकि जो बातें पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बैठक में होनी चाहिए वो बातें सार्वजनिक तौर पर न करें शहनवाज आलम। इस तरह से आरजेडी ने उनको चेता दिया। दरअसल कांग्रेस के सह प्रभारी कह रहे हैं कि बिहार में अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अभी चुनाव में वक्त है, 2025 के विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या आएगा ये भी अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जनता तय करेगी। उससे पहले आखिर 2 डिप्टी सीएम के पद पर कांग्रेस ने दावा क्यों ठोका और इस दावे का आधार क्या है? क्या कांग्रेस को लगता है कि जमीनी ताकत उसकी इतनी ज्यादा है कि वो आरजेडी के साथ सौदेबाजी करे? सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ पिछड़ा या अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश होती है और इसी इंडिया गठबंधन के एक घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि वो भी डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा पिछले लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहे हैं मुकेश सहनी। तो सवाल यह भी उठता है कि फिर मुकेश सहनी की दावेदारी का क्या? जब सहयोगी दल आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस ने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या यह अनजाने में दिया गया बयान या सोच समझकर यह बोला गया है? तो माना यह जा रहा है कि यह सोच समझकर आरजेडी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश है या दबाव बनाने की कोशिश है। यह दबाव कितना कामयाब होगा नहीं पता है। कांग्रेस का पंजा कितना शिकंजा कस पाएगा यह सोचने वाली बात है और बहस का विषय हो सकता है कि कांग्रेस वाकई क्या बार्गेनिंग करने की स्थिति में है भी क्या। लेकिन आरजेडी ने जरूर कांग्रेस को यह बयान देने के लिए मजबूर किया। एक बात यह भी है, लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर ममता बनर्जी के दावे का समर्थन किया और वहीं से कांग्रेस को लगा कि यहां पर हमारा भी दबाव बनाना जरूरी है और अगर दबाव हम नहीं बनाते हैं तो आने वाले चुनाव में आरजेडी हमें मोहताज बना सकती है। और यही वजह है कि सोच समझकर कांग्रेस के सहप्रभारी ने यह बयान दे दिया। लेकिन इस पर अब तकरार शुरू हो गई है और सवाल यह भी है कि 25 में अगर यह तकरार ऐसे ही चलती रही तो गठबंधन सहज तरीके से काम कैसे करेगा? बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। भागीदारी का सवाल सबसे अहम सवाल है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से और एक डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग से कांग्रेस पार्टी देगी। ये हम लोगों का संकल्प है। ये गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी, ये तो जो हमारा इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएमएल है, सीपीएम है, सीपीआई है, ये लोग मिलकर आपस में तय करेंगे। लेकिन इतना है कि जो जनता की इच्छा है, जिसको जनता अपना नेता मानती है कि हाँ ये संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो त्याग करने के लिए जो परिवार जाना जाता है, निश्चित तौर पे ये सब चीजें ध्यान में रख करके ही सीट शेयरिंग होगी। सबके साथ समन्वय, सबको साथ लेकर के चलने का जो एक उदाहरण यूपी 1 और 2 में सोनिया जी ने प्रस्तुत किया था, उसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखें। कांग्रेस पार्टी के बिहार के सह प्रभारी शहनवाज आलम जी लगातार गठबंधन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विवादित बयानों से बचना चाहिए। गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो अधिकृत नहीं है। ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी को लगाम लगाना चाहिए। आपको आज याद आई है मुसलमानों की? आपको याद नहीं है कि मुस्लिम क़यादत को किसने बर्बाद किया? किसने? कौन पार्टी है वो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी ही तो है जिसने आसाम से मुसलमानों को साफ कर दिया, महाराष्ट्र से साफ कर दिया, राजस्थान से साफ कर दिया, मध्य प्रदेश से साफ कर दिया और इस देश के कई स्टेट से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर दिया। आपको याद नहीं है? अभी गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी को छोड़ करके क्यों गए हैं? आप कहते हैं कि बिहार में डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे। वोट खिसकता हुआ देख करके इस तरह के जो वादे आप कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखिए, कांग्रेस के दामन पे ऐसे दाग हैं
मुसलमानों के कत्ल के, फिरकावाराना फसाद के, सांप्रदायिक दंगे के आपने चुन चुन करके मुस्लिम शहरों में, भागलपुर दंगा किसने कराया था? 1000 मुसलमान कत्ल हुए थे, किसकी सरकार थी? ये लोग भूले नहीं हैं। मलियाना मेरठ को लोग भूले नहीं हैं, जबलपुर को लोग भूले नहीं हैं। भाई एक कहावत है बिहार में, न नौमल तेल होई है और न राधा नची है। भाई दिन में सपने देखने से तो कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस यहां पे चुनावों में अपना खाता खोलने की लड़ाई में है शहनवाज भाई। आप बाहर से आए हैं, शायद आपको बिहार की असलियत नहीं पता है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता राजनीतिक रूप से खुल जाए, इसकी मशक्कत में कांग्रेस है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात आप कहां कर रहे हैं? हाँ, कागजों में जैसे कांग्रेस का संगठन बनता है, वैसे कागजों में अगर आपको सरकार बनानी है तो फिर तो जो दिल में आए वो बना लें। वो शहनवाज भाई, आप जरा जमीन पे उतरें और समझ लें, बेहतर होगा तुम जल्दी आ जाओ आसमां की ऊंचाइयों से। हमें जमीन के मसले पे बात करनी है। जमीन का मसला यह है कि कांग्रेस खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है बिहार में। तो अलग अलग बातें हो रही हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपनी धरातल पर अपनी जो हैसियत है उसका पता नहीं है, वो उन्हें देख लेना चाहिए कितनी ताकत है, और वो दिन में सपने देख रहे हैं। जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस को अब जाकर मुसलमानों की याद आई है, क्योंकि जब उनको लगा कि ये वोट बैंक खिसकता जा रहा है उनके पाले से, तब वो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे उस जो बयान है उसका एक हिस्सा हो सकते हैं। असल मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने चुनाव से लगभग 1 साल पहले या 10 महीने पहले इस तरह का बयान दिया क्यों? कांग्रेस को यह जरूरत क्यों पड़ी? और क्या आरजेडी इस तरह के बयान को बर्दाश्त करेगी? जो कि आरजेडी के बयान, आरजेडी प्रवक्ता के बयान में साफ दिख रहा है कि आरजेडी अपने तेवर में है, कह रही है कि कांग्रेस को लगाम लगानी चाहिए ऐसे नेताओं पर। तो अगर इस तरह से कहा गया है तो मतलब साफ है कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आने को तैयार नहीं है। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हैं। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत अरुण जी आपसे करते हैं। जो बयान कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, वो बयान ये कह रहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को या फिर सवर्णों को किसको खुश करने के लिए दिया, ये बयान मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कांग्रेस ने सरकार बनने से या चुनाव से पहले 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कैसे दे दिया? कांग्रेस के सह प्रभारी को यह किसने शह दी कि आप बता दीजिए कि फॉर्मूला 2 डिप्टी सीएम का होगा? देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और सबको अपनी अपनी बात रखने का आजादी है। और खास करके इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में लोकतंत्र की आजादी है। ये एनडीए नहीं है कि यहाँ थोपा जाता है। यहाँ सबको अपनी अपनी बात कहने की आजादी है और उसी के तहत अगर कोई अपनी मांग रखती है तो उनकी राय है। और जहां तक हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की प्रतिबद्धता कहां है, यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। और इसी प्रतिबद्धता के कारण कभी कभी भाजपाई एनडीए के लोग तुष्टीकरण का राजनीति करने का भी आरोप लगा देते हैं, तुष्टीकरण का भी आरोप लग जाता है। लेकिन हमारे नेता, हमारी पार्टी आदरणीय तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे नेता उन लोगों में से नहीं है कि मुस्लिम का हमने वोट ले लिया और फिर मंच पे जाके बोल दिया कि हमें तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, जैसे ललन सिंह जदयू, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें जैसे अभी एक मिनट अभिषेक जी, जैसे अभी फिलहाल आपने देखा होगा इस भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है जनसुराज, वोट तो ले लिया और कहा हमें वोट दिया क्या? इसलिए हम लोग, हमारे आदरणीय नेता उसमें से
नहीं है। नहीं, आपके नेता क्या है, मुस्लिम वोट लेते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, इस पर तो बहस ही नहीं है ना, इस पर तो हमने कोई सवाल ही नहीं उठाया। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने बयान क्यों दिया। दूसरा, आपने कहा कि कोई अपनी राय रख सकता है। गनीमत है कि आप इसके आगे ये नहीं बोल गए कि वो हम आधिकारिक बयान नहीं मानेंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि वो कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता जो होते हैं, जो आधिकारिक बयान देते हैं, उससे भी बड़े आधिकारिक हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको बिहार का प्रभारी बनाकर बिठाया है, उनका यह बयान है, राष्ट्रीय नेतृत्व के मोहर से लगा हुआ बयान। भैया अभिषेक जी, आप तो पुराने, अभी मैं कह रहा हूं कि वो भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए प्रभारी हैं। अरे भाई कोई भी, अरे राष्ट्रीय प्रभारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, जब इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की बैठक के बाहर जब कोई बयान दे रहा है, कोई मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी सबों को है, फ्रीडम है। जब इसी बयान में एनडीए नहीं है, यहाँ तानाशाही नहीं है। अरुण जी, जब इसी बयान में शाहनवाज आलम ये भी आगे जोड़ रहे हैं, पूरा बयान इनका बड़ा लंबा है, जिसमें वो ममता बनर्जी के दावे पर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने कैसे समर्थन दे दिया, क्या इसके लिए कोई मीटिंग हुई थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बदला लिया, आप पर दबाव बनाया कि आप भी हमें कम मत आंकिए। मैं बता रहा हूं, मैं अभिषेक जी, हाँ, अब मैं भी चाहता हूं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री बन जाए। मैं भी चाहता हूं इंडिया ब्लॉक का, पूरे देश का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करे। नौजवान है, नहीं, बात चाहने की नहीं है। ममता बनर्जी ने चाहा था, लेकिन लालू जी ने समर्थन दिया था। लालू जी ने कहा कि हाँ, मैं कहता हूं कि कांग्रेस की आपत्ति से कुछ नहीं होगा, ममता जी को ही संभालना चाहिए नेतृत्व। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर ममता बनर्जी के पार्टी नेताओं की यह राय आई तो हम कैसे खारिज कर सकते हैं? भाई खारिज कैसे? आपने समर्थन किया कि कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर जो भी होगा निर्णय, आप तो जानते हैं, जब हमारे तमाम शीर्ष नेता बैठेंगे इंडिया ब्लॉक के या फिर महागठबंधन के, तो वहां जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होता है। ये तो आप जानते ही हैं। नीरज जी, कांग्रेस ने ये बयान क्यों दिया है? ध्यान देने का क्या मतलब है? राजनीतिक लोग हैं और विरोधी होकर भी आप लोग समझते होंगे कि कांग्रेस ने यह बयान दिया है। कांग्रेस ने बयान आरजेडी पर अगर दबाव बनाने के इरादे से दिया, मान लेते हैं, तो क्या यह सटीक निशाना लगा, या कांग्रेस वाकई उस हैसियत में नहीं है कि वो निशाना आरजेडी पर लगाकर कोई प्रेशर बना भी सके? नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज बंद हो गई। जी हेलो, हाँ अभी आवाज आई आपकी आवाज नहीं मिल रही? अच्छा, अभी मिल रही आवाज मेरी? हाँ अभी मिल रही है जी। मैंने कहा कि कांग्रेस, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जी, अगर सवाल आपने सुन लिया तो नीरज जी बोलिए। जी मैं वो बता रहा हूं। हाँ। मैं विषय पर आता हूं, लेकिन विषय के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी राजद के प्रवक्ता बता रहे थे कि मुस्लिमों का वोट एनडीए ने ले लिया और मंच पे आके कह दिया कि वोट नहीं दिया। नहीं नीरज जी, मैं इससे पहले ही रोक रहा हूं कि देखिए, इसको फिर इस डिबेट को संकुचित मत करिए। मैं सिर्फ मुस्लिम और हिंदू में नहीं जा रहा हूं, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि कांग्रेस ने बयान क्यों दिया, क्या उसकी मंशा थी, क्या परिप्रेक्ष्य में भी आ रहा हूं। मैंने कहा कि परिप्रेक्ष्य में आ रहा हूं। पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। परिप्रेक्ष्य यह है कि लालू जी ने राहुल गांधी को दुल्हा बनने का न्योता दिया था और उसके बाद इन्होंने नंगी मार दिया, लगड़ी मार दिया, तो बेचारे राहुल जी परेशान हैं, छटपटा रहे हैं। ये राहुल जी जो कल तक इंडिया अलायंस के सभी दलों के आंखों के तारा और पुतली हुआ करते थे, आज बेचारे सबके आंखों की वो किरकिरी हो गए हैं। सबको आज मालूम हो गया है कि राहुल गांधी जी में देश को तो लीड करने की क्षमता है नहीं, इंडिया अलायंस को भी लीड नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ मिसलीड करने वाले नेता हैं। ये देश की जनता में भ्रम फैलाते हैं, मिसलीड करते हैं। और ये हम लोग के लिए तो ये अच्छा है ना कि इंडिया अलायंस के घटक दल भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है। दरअसल यह संकट राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर है, उनके नेतृत्व पर है, उनके अस्तित्व पर है। ये सोचें। और पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है कि जब से प्रियंका गांधी संसद की सदस्य बनी है तब से यह मुद्दा उठने लगा है। अब ये किसका संयोग है, किसका प्रयोग है, ये तो वही कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर वो बताएंगे।
लेकिन निश्चित रूप से हम लोग जब इंडिया अलायंस बना था, मैं आपके चैनल पे शुरू में भी कहता था कि ऊपर से नारंगी की तरह है, तो एक छिलके के अंदर है कि छिलका अगर खोलेंगे तो फाक फाक में टूटे हुए हैं। ये सभी अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इनका कोई नहीं, लेकिन तो कांग्रेस को मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस को मजबूर किया गया बोलने के लिए, या कांग्रेस को लगने लगा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर बिहार में खड़े हो सके? नहीं, कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो ही नहीं सकती ना। यहाँ तो डिप्टी सीएम की वैकेंसी ही नहीं है। अब दिवा स्वप्न किसी को देखना हो, देखने से किसने रोक दिया है? किसी को नहीं रोका जा सकता है। दिवा स्वप्न देखते रहिए, किसी को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का चाहे और राजद का भी, राजद इस बार 2025 के चुनाव में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचने वाली है। ये नोट करके आप रख लेंगे। अभी उपचुनाव जो बिहार में हुए, 4 उपचुनाव, बिहार की जनता ने तो अपना मन मिजाज बता दिया ना कि उसके बिहार की जनता का मिजाज क्या है, बिहार की जनता क्या चाहती है। उससे मोदी की गारंटी और नीतीश के विकास पर ही बिहार की जनता को भी भरोसा है, और बिहार की जनता उन्हीं की गारंटी के साथ, नीलाभ जी से पूछते हैं, क्योंकि एक और पार्टी है महागठबंधन की जिसके नेता लगातार एक्टिव रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, खास तौर पर चुनाव प्रचार में, लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सबसे ज्यादा साथ में नजर आए, और डिप्टी सीएम का वो भी दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अति पिछड़ा को जरूरी है, डिप्टी सीएम हमारे जैसे लोग बने। तो नीलाभ जी, आपके दावे पर तो पहले ही कैंची चला दी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कह दिया कि एक मुस्लिम और एक सामान्य वर्ग, अगड़ी जाति, जनरल क्लास से। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं कि महागठबंधन का आप तो जानते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो हमारा मांग है। और आप देखेंगे कि हमारे पार्टी के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, और बिहार सरकार ने ही कराया था यहाँ पे जातीय जनगणना, जिसमें खुले तौर पर निषाद समाज का जो है 10% का आंकड़ा है। बिहार की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है निषाद समाज की, और आजादी के 75 वर्षों के बाद आज तक निषाद का बेटा बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बना। उस हिसाब से भी अगर दावेदारी है तो ये कोई नाजायज नहीं है, तो जायज है। हमने नाजायज तो कहा ही नहीं, हमने तो कहा कि आपका वोट बैंक चाहिए उनको, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने के लिए कांग्रेस ने दावा पहले ठोक दिया। नहीं, कांग्रेस ने दावा, कांग्रेस का ये कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं। कांग्रेस के गैर आधिकारिक है राहुल जी। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस का गैर आधिकारिक बयान है, आप कहेंगे ना? आदरणीय खड़गे जी की तरफ से ये बयान तो नहीं है। आदरणीय, अब लीजिए, तो हर बयान को आप कहिएगा खड़गे जी देंगे तभी आधिकारिक है, तो पार्टी के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो बिहार में जो अगले साल, नीलाभ जी, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से नियुक्त किए गए प्रभारी हैं ये। इनसे बड़ा तो बिहार का भी कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको भेजा है यहां पर। देखिए, उस पर आधिकारिक मुहर उस पर राहुल जी की तो नहीं है ना। आधिकारिक मुहर आदरणीय खड़गे जी की तो है नहीं। ये कोई अगर व्यक्तिगत बयान दे रहा है तो कैसे मैं मानूं? तो फिर आपके बयान को भी मैं आधिकारिक ना मानूं? फिर तो मैं हर बात पर कहूंगा, एक लाइन आप बोलेंगे, मैं कहूंगा कि अभी सहनी जी को फोन लगाइए, मुहर लीजिए उस पर। तो आपको भी नहीं मानूंगा मैं आधिकारिक। नहीं, देखिए, अब इसमें क्या है कि आप इस चीज को आप समझिए कि किसी भी पार्टी में कोई भी अपने तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी के साथ, या आजाद देश है, कोई भी अपने तरफ से कुछ बोल सकता है। अभी नीलाभ जी जो बोल रहे हैं वो आधिकारिक है या निजी है? अभी जो नीलाभ जी बोल रहे हैं वो आधिकारिक है या निजी है? नहीं, ये तो आधिकारिक तौर पर आपको मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने, तो वो बंद कमरे में थोड़ी ना बोले हैं, वो मीडिया के सामने बोल रहे थे। नहीं, क्योंकि मैं निजी बयान भी दे सकता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं दे सकते। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी के बारे में आप जो बोल रहे हैं वो आधिकारिक ही होगा, क्योंकि प्रवक्ता है वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बनाए गए बिहार के प्रभारी हैं। उनका बयान गैर आधिकारिक हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। अभिषेक जी, इंडिया अलायंस मजबूत है, एकजुट है, और अभी तो आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी और राहुल जी, अभी ये लोग चर्चा और तय करेंगे ना कि कौन क्या होगा, किसकी क्या होगी। इस पर अभी तो अगर कोई कह रहा है तो उस बयान को हम लोग 11 सीटों पर चुनाव लड़कर आप 4 जीतते हैं, वो 70 में 19 जीते हैं, आपका स्ट्राइक रेट तो उनसे बेहतर है। तो आपसे पहले दावेदारी दो डिप्टी सीएम की ठोक कैसे दी कांग्रेस ने आप लोगों के सामने बैठकर? देखिए, ठोक कैसे दी, ये तो फिर आप जाके जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेंगे ना उनकी, कि भाई क्या है। प्रदेश अध्यक्ष अब कहां है? अब तो मैंने कह दिया ना कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेज दिया तो प्रदेश अध्यक्ष से क्या? वीआईपी पार्टी महागठबंधन का अटूट हिस्सा है,
और महागठबंधन का ये नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी। चलिए विनीत जी से मैं रिएक्शन लेता हूं। विनीत जी, ये आधिकारिक गैर आधिकारिक में बड़ा उलझने की कोशिश होती है, अक्सर सियासी दल कह देते हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूं कि अगर उस प्रोटोकॉल को देखें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको भेज दिया प्रभारी बनाकर, क्या उससे ऊपर प्रदेश के प्रवक्ता होंगे जो बयान देंगे? अभिषेक भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। थोड़ा सा जिसको राजनीति की समझ है वो समझता है कि जैसे ही प्रभारी बना दिए जाते हैं, सारे जो प्रदेश के जो पदाधिकारी होते हैं उसके अधीन काम करते हैं। तो पहले तो इस बात को नीलाभ भाई समझ ले। दूसरी बात, आपके जो ये मुद्दा है अभिषेक भाई, एक इंग्लिश में एक टर्म होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मत होता है कि साइकोलॉजिकल ट्रिक करके एक दूसरे को मैनिपुलेट करे। अब बताइए, कांग्रेस मतलब जो राजद के बैसाखी के सहारे चल रही है बिहार में, वो भी ये बात कहती है। हमारे भोजपुरी में अभिषेक भाई एक कहावत है कि गाछे कटहल ओठ पे तेल। अभी कटहल अभी लगा नहीं है, अभी फरा नहीं है कि वोट पे तेल लगा के टाइट है। अरे भाई, आप पहले सरकार बनाइएगा तब ना। सीधा सीधा एक ही मसौदा है कि लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, राहुल गांधी को इग्नोर किया, तो इन्होंने उनको पुश किया। आपस में ही सामंजस्यता और वैचारिक जो मतभेद है ना, वो बिल्कुल सतह पे है अभिषेक भाई। हमने पहले भी डिबेट किया था कि जो इंडी ब्लॉक है विखंडन के कगार पे है, क्योंकि आपस में एक दूसरे का स्वार्थ दिखता है कि भैया अगर वो कुछ करता है तो हम उसको हटा दें। यही चीज महाराष्ट्र में हुई है, पंजाब में हुआ है और बिहार में होने की तैयारी है। अगर प्रभारी अगर ये बात कहता है तो यकीन मानिए उसको कहीं ऊपर से मतलब कि शीर्ष नेतृत्व से उसको इशारा मिला है, तब उसने बात कही है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि अभी एक लाइन की बात है, अब अगली लाइन क्या थी? उन्होंने एक तरफ कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम देगी। अब ये अगर में हो गया, लेकिन उसके आगे का बयान पूरा क्या है कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि वहां परफॉर्मेंस या विनिंग फैक्टर देखा जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि वो देखा जाएगा कि देश के किस परिवार ने सबसे ज्यादा त्याग किया है, और वहां पर गांधी परिवार को पहले ध्यान में रखना होगा, उसके आधार पर सीट शेयरिंग होगी। यानी यह भी दावा ठोक दिया कि सीट शेयरिंग में हल्के में मत लीजिए, त्याग हमने सबसे ज्यादा किया है देश में। अरे बिल्कुल अभिषेक भाई, और त्याग के अलावा जितना लूट खसोट किया है वो भी ध्यान में रखा जाएगा कि सबसे ज्यादा लूटा किसने, सबसे ज्यादा जेल में कौन गए, पूरा परिवार बेल पे बाहर है, और दोनों परिवार बेल पे बाहर है। तो ये सब चीजें आपको आने वाले समय में बिहार चुनाव में बड़ा मजा आने वाला है। जो ये इंडी ब्लॉक था, मुझे बिल्कुल लगता है कि खंड खंड होके बटेगा, टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा। ये पता नहीं बटेगा कि नहीं, लेकिन जो माहौल है मुझे लगता है कि ये चुनाव में अगर इस तरह की तनातनी रहेगी तो लोग बटा हुआ ही कहेंगे। डॉक्टर संजय के पास चलता हूं। डॉक्टर संजय, 3 चीजें, लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट है उसको ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस का एक बयान कि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा है वो ध्यान में रखेंगे। दूसरा बयान कि सीट शेयरिंग जब होगा तो यह देखा जाएगा कि देश के किस परिवार ने सबसे ज्यादा त्याग किया है, उसके आधार पर सीट शेयरिंग होगा, यानी विनिंग फैक्टर, विनेबिलिटी फैक्टर नहीं देखी जाएगी। तीसरा बयान कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो फिर 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस देगी। इन बयानों के मायने क्या है? देखिए, राजनीति में त्याग जैसी बात का कोई मतलब नहीं है। विनिएबिलिटी फैक्टर देखा जाता है कि आप जीतने की स्थिति में है कि नहीं है, आपके समीकरण क्या है, आपके वोटर कौन है, और आपका स्ट्राइक रेट क्या होने वाला है। बिल्कुल, लोकसभा में आपने अच्छा परफॉर्म किया, कांग्रेस 99 सीटें देश में लाई, मैं मानता हूं कि ठीक है, एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर उसकी स्वीकारिता हुई। इस संदेश को तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको रियलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी के साथ कांग्रेस का एक, जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है। ममता बनर्जी जी ने क्या कहा, और जो चुनाव हुए उसमें भी ममता बनर्जी जी का जो रुख था वो बड़ा साफ था। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को देख लीजिए, कमलनाथ ने सपा के बारे में क्या कहा और फिर सपा ने क्या किया, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। और आप पार्टी जिस जो अभी चुनाव में जाने वाली है, कांग्रेस करे कि नहीं हमें तो समझौता हो जाएगा, 15 सीटें मिल जाएगी। आप कह रही है कि अरविंद केजरीवाल करे कि नहीं, किसी तरह की कोई समझौता हम कांग्रेस के साथ करने नहीं जा रहे हैं। तो बोलने के लिए जब पार्टियां हैं, ठीक है, उनकी पार्टी अपनी है, वो अपने एजेंडे को ही बढ़ाएंगे। लेकिन जब गठबंधन में आप हैं तो गठबंधन का भी एक धर्म होता है
क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो गई जिसमें चीजें तय हो गई कि बस सरकार गठन होने जा रहा है, इनके इतने डिप्टी सीएम, उनके उतने डिप्टी सीएम, इनके इतने मंत्री, उनके उतने मंत्री? ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है अभी तो पहले सीटों के बंटवारा को लेकर के अभी जो लालू प्रसाद जी कल तक कहते थे कि अगर एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखी जाएगी तो कांग्रेस के छतरी के नीचे सारी पार्टियों को आनी होगी, और वही लालू प्रसाद जी का बयान आता है जो कहते हैं कि नहीं ममता दीदी क्या बुरी हैं, अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो करने के लिए तैयार हैं तो ममता बनर्जी करें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। तो राजनीति में कब कौन पार्टी टर्न ले लेगी? कांग्रेस की आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी चाहता हूं, मेरी सहमति है कि ममता बनर्जी ही नेतृत्व करें। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अब उनकी क्या नाराजगी है, कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई, वो तो वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी एक इंडिया गठबंधन है और उस गठबंधन में सबके राग अलग हैं, सबके सुर अलग हैं, तो वहां पर तो लगता है कि कोई स्थिति वैसी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, मैं नहीं कह सकता हूं। रह गई दूसरी बात कि अगर वो कांग्रेस दावा कर रही है तो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, मुकेश सहनी जी दावा कर लें, कांग्रेस दावा कर लें, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कुछ इस तरह के निर्णय हुए हैं जिसमें हुआ कि भाई सीटों का बंटवारा हुआ और अब चूंकि सरकार बनेगी तो ऐसे ऐसे हम लोग हुआ ना, अभी झारखंड में तो चुनाव हुआ है, अगर एक फॉर्मूला निकाला गया कि अगर 4 एमएलए आपके होंगे तो 1 मंत्री पद मिलेगा, 16 कांग्रेस के जीते उनको 4 मंत्री पद मिला, आरजेडी के 4 जीते तो 1 मंत्री पद मिला। राजनीति में ऐसे दावेदारी और लेकिन दावेदारी इतनी नहीं ना, फिर कोई तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला होगा कांग्रेस का कि तेजस्वी यादव सीएम, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम, एक सवर्ण डिप्टी सीएम, तो फिर ये दलित, महादलित, अति पिछड़ा ये कहां गए? और इनके वोट बैंक का क्या? फिर मुकेश सहनी की दावेदारी ज्यादा मजबूत क्यों ना कही जाए? नहीं, बिल्कुल कही जाएगी मुकेश सहनी जी की दावेदारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई आपस में आप ही लोग सब बांट लिए कि ये सीएम होंगे, ये डिप्टी सीएम होंगे, एक अगड़ा से हो जाएंगे, एक अल्पसंख्यक से हो जाएंगे, और बाकी अब 10% की बात अभी वो कह रहे थे ना, 36% जो ईबीसी है उसके लोग कह देंगे कि भाई हमारा 36% का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमारा भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। ऐसे राजनीति में और सत्ता में बंटवारा नहीं होता है, दावेदारी अलग पार्ट है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि गठबंधन में लगता नहीं है कि सब कुछ अब सहज है, राहें अलग हैं, और वो राहें अब इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या कह लीजिए कि अगर मिजाज या मन बना चुके हैं कि आप अगर इस तरह से बयान देंगे तो हम अब इस तरह का दबाव बनाएंगे, अगर ये तिकड़म चल रहा होगा तब तो फिर अलग बात है। लेकिन अभी कुछ ऐसे बंटवारा नहीं होता है कि ये समीकरण ऐसे बना लिए कि अल्पसंख्यकों को 1 दे देंगे डिप्टी सीएम, 1 अगड़ा को दे देंगे, मेरे हिस्से में 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस तरह के समीकरण तो सरकार बनने में होते नहीं है, प्रतिनिधित्व तो सबको मिलता है। मैं 2020 चुनाव का जिक्र जरूर करूंगा अरुण जी से। अरुण जी, 2020 चुनाव का जिक्र जब होता है तो ये कहा जाता है, और आरजेडी के तमाम नेता उस परिणाम के बाद कहते रहे कि कांग्रेस को हमने जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी और जिसका नुकसान हुआ, अगर आरजेडी 20, 25, 30 सीटें और ज्यादा लड़ती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। वही कांग्रेस को लग रहा है कि 70 में 19 का आपने उन पर तंज कसा, वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे कम के बारे में मत सोचिए। कांग्रेस से प्रेशर बना रही है कि नहीं, आप हमारे परिवार को देखिए, हमारा देश भर में क्या रिकॉर्ड रहा है वो देखिए और उसके आधार पर तय करिए। कोई जीत का मामला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ होगा कि परिवार कितना बड़ा है देश में। अभिषेक जी, खास करके आप लोग भी जानते हैं और हमको प्रमाण पत्र भी पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव के पहले कई तरह की बातें आती है गठबंधन की राजनीति में, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस का जो संबंध है, सोनिया गांधी जी के बीच का जो संबंध है, राहुल जी के बीच का जो संबंध है, अटूट रिश्ता है हर स्थिति और परिस्थिति में। सवाल पूछ रहा हूं, हमारा नहीं, ऐसा क्या हो गया? मैं उस अटूट रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि लालू जी को कहना पड़ा कि ममता दीदी के हम समर्थन में है? उस अटूट रिश्ते में क्या हो गया कि कांग्रेस को कहना पड़ा कि 2 डिप्टी सीएम हमारे? उस अटूट रिश्ते में क्या हो गया कि आरजेडी के प्रवक्ता को कहना पड़ा कि ऐसे नेताओं पर कांग्रेस लगाम लगाए? अभिषेक जी, ऐसा कहीं कोई मतलब नहीं है, ये तो स्पष्ट जानते हैं। लोकसभा के अंदर राहुल जी लीड कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक को, कहीं इसमें संशय है क्या? अरे ये सफाई आप क्यों दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आपकी बैसाखी पर चल रही है, ये तो पूरा बिहार जानता है।
बिहार में आरजेडी बड़ी ताकत है, ये कौन नहीं जानता? फिर आप सफाई क्यों दे रहे हैं कि लोकसभा में वो है तो यहां हम करेंगे? अरे अभिषेक जी, हम करेंगे। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अरुण जी, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आप कांग्रेस को सफाई देने के लिए बाध्य क्यों हो रहे हैं? आप अपनी ताकत या तो नहीं पहचान रहे बिहार में? हमें बोलने, अरे हमें बात तो रखने दीजिए अभिषेक जी, 1 मिनट के लिए बीच में इंटरप्ट मत करिए ना। हमारे आदरणीय नेता महागठबंधन का अगुवाई अपने मन से कर रहे हैं क्या? स्वतः स्फूर्त कर रहे हैं क्या? कि तमाम जो घटक दल ने तय किया है कि बिहार में इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करेंगे, और जब समय मिलेगा, जब हम सरकार में आएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी तय करेंगे संविधान। अरुण जी, मैं भी तो वही कह रहा हूं आपसे तब से, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं, तभी तो आज ताकत है महागठबंधन की। मैं भी तो वही कह रहा हूं। फिर ऐसा क्या हो रहा है और कौन इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के इससे पहले के प्रभारी थे, उन पर भी लालू जी को बोलना पड़ा भक्त चरण दास को लेकर, और अब फिर एक नया प्रभारी जो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं स्टूडियो में नहीं बोलना चाहता हूं, और मेरे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ। और जिसकी बयान पर डिबेट चला रहे हैं, उनके बयानों का भी क्या मतलब है ये आप भी जानते हैं। और फाइनली क्या होता है, और जब हमारे शीर्ष नेता बैठते हैं तो सारे चीज सही संजय जी ने कहा, ये तो भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीटिंग में तो सवाल नहीं उठ गया ना। मैं भी तो चाहता, मैंने तो इससे पहले कहा, मैं भी, मेरी भी इच्छा है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं, मैं भी चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी देश का प्रधानमंत्री बने, देश में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करे। तो क्या मेरे कहने से हो जाएगा क्या? अरुण जी, ये तो होगा। अरुण जी, थोड़ा लॉजिक पर आ जाते हैं, थोड़ा लॉजिक पर आ जाते हैं। पसंद करना कि भाई मैं अपने नेता को चाहता हूं प्रधानमंत्री बनाना, ये अलग बयान है। कांग्रेस ने 2 डिप्टी सीएम अपने खेमे के लिए रखा, और साथ ही साथ एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी बता दिया। क्या ये गठबंधन को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा? क्या ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित ये नाराज नहीं होंगे कि कांग्रेस ने कैसे फॉर्मूला तय कर लिया? अब सुन लीजिए ना, इस गठबंधन का नेतृत्व हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं। वो खुद डिसीजन लेते हैं, इतिहास गवाह है। संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर एक एक कदम उनकी उठती है। ये सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा क्या? तो वही तो अरुण जी, मैं तब से यही कह रहा हूं, तो समझाइए ना अपने उस सहयोगी को जो पिछले 4 दशकों से आपकी बैसाखी पर चल रहा है बिहार में, फिर भी वो गलत सलत बयान दे रहे हैं। अरे मैं फिर वही कह रहा हूं, कई नेता हमारे भी कई तरह के बात बोल जाते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो करते हैं, जो तय करते हैं, वही होता है। नीरज जी, सवाल यही है, क्योंकि अरुण जी जो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि विरोधी भी मानते होंगे, अभी विनीत जी ने भी कहा कि आरजेडी के सहारे कांग्रेस चल रही है, तो फिर वो कांग्रेस जो 4 दशकों से अपने पैरों पर खड़ी होने की स्थिति में बिहार में नहीं हो, वो एक फॉर्मूला भी लेकर आ गई। देखिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी का कोई डिप्टी सीएम हो, आपने फॉर्मूला कैसे दे दिया? और क्या वो गठबंधन के खिलाफ नहीं जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, कहां जाएंगे ये? मैं बता रहा हूं साहब, इनके लिए फॉर्मूला सुटेबल यह होगा कि यह तय कर लें कि अगर स्वप्न में इनकी सरकार बनती है तो स्वप्न में ये ऐसे बंटवारा करें कि मंडे को तेजस्वी यादव सीएम होंगे, ट्यूसडे को जो पहला डिप्टी सीएम बनाने, अब सुनिए नहीं यार, क्या अखलाट आपको है, वेडनेसडे को दूसरे डिप्टी सीएम बन जाए, उसके बाद एक दिन मुकेश सहनी बन जाए। ये इनके लिए ज्यादा क्या आरोप की आपकी क्या हरकत है? समझ रही है? अपनी बिलो द बेल्ट बात करते हैं, अपनी चिंता बिलो द बेल्ट बात करते हैं। सपना पूरा नहीं हुआ। अरुण जी, एक एक करके अरुण जी, कांग्रेस के पंजा की ताकत समाप्त हो चुकी है। ये लोग ताकत समाप्त होने पे बेचैन हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग यही होती है, इनका संस्कार यही होता है। जब ये बोल रहे थे अनाप शराब बोले जा रहे थे, बिना सिर पैर के, बिना लॉजिक की बात की जा रहे थे, सामाजिक न्याय की धरती, और आपको बार बार ये गवाह बना रहे थे अभिषेक जी कि आप तो जानते हैं क्या रिलेक्शन है, कितने कमजोर आदमी है, सिर्फ चिल्लाते हैं बैठ कर यहाँ पर, ये सिर्फ चिल्लाते। अरुण जी, नीरज जी ये कह रहे हैं कि आप लोग साप्ताहिक भी नहीं, आप लोग डेली रूटीन में सीएम बनाया करेंगे। ये तो डेली के आधार पर कह रहे हैं। ताकत समाप्त हो चुकी है।
ये लोग बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, हताश है, निराश है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार का एक मॉडल बनाइए, मोम का मॉडल बनाइए बिहार का, उसमें कुर्सी लगाइए, बिठाइए तेजस्वी को, और प्रत्येक दिन अलग अलग मंत्री बिठाइए, यही करिए। यही इसके अलावा बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी बिहार में इसके अलावा नहीं है। ये लोग हल्ला करने के लिए खाली आते हैं, सपना देख रहे हैं। सपना तो वही अभी उपचुनाव में बिहार की जनता ने दिखा दिया क्या आपकी राजनीतिक हैसियत है बिहार में। राजनीतिक हैसियत बिहार की जनता ने समझा दिया। भाजपा का पीएम देश में लगातार तीसरी बार बना, ये हैसियत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, मैं एक बार नीलाभ जी के पास चलता हूँ। नीलाभ जी जिस उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं नीरज जी, उस उपचुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं कि जो महागठबंधन का गढ़ जिन सीटों को कुछ दलों का था, चाहे वो माले का गढ़ रहा हो या फिर आरजेडी का गढ़ रहा हो, उस गढ़ में सेंध लगाकर एनडीए ने वो सीटें अपने पाले में कर ली। उसके बाद इस तरह का फॉर्मूला, ये कांग्रेस वाकई गठबंधन के लिए आत्मघाती कदम तो नहीं उठा रही है कहीं? ये फॉर्मूला आप जनता के बीच रखेंगे, क्या कहेगी जनता? कहां जाएगी वो बिरादरी जो कहती है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए सत्ता में? अभिषेक जी, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं कि जिस भाजपा ने अभी सवाल खड़ा किया है, ये वही भाजपा है जो बिहार में खुद बैसाखी पे है। जो कांग्रेस पार्टी को बैसाखी बोल रही है, कई दशकों से वह बिहार में खुद बैसाखी पे चल रही है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इनके जो उप मुख्यमंत्री की जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहा करते थे कि हम नीतीश कुमार जी को जो है मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे तभी मुरेठा खोलेंगे। वो मुरेठा खुल गया। ये वही लोग हैं जिनका अपने बात का कोई आधार नहीं है, जिनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले, लेकिन इस वक्त चर्चा तो उन बयानों की हो रही है ना जो आपके गठबंधन से आ रहे हैं। चर्चा तो अभी हम उस हमारे गठबंधन में आ रहे हैं। अभिषेक जी, आपने नीलाभ जी मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि उपचुनाव के परिणाम क्या ये इंगित नहीं कर रहे कि महागठबंधन को और मेहनत की जरूरत है, और उस वक्त कांग्रेस जो पार्टी है, आपके गठबंधन का मुख्य दल है, घटक दल है, वो ऐसा बयान दे जिसमें आपका एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाए? अभिषेक जी, उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, पूरा बिहार इस बात को देखा है कि बीजेपी की जो बी टीम है किस तरीके से काम किया है फील्ड में। और हम लोग, जहां तक बात आपने कही कि हमें आत्ममंथन की जरूरत है, उस पर हम लोग के आदरणीय नेता ये कांग्रेस करने दे रही है क्या आपको आत्ममंथन? मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो जाति वाला फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला एक बड़े वर्ग को नाराज करने के लिए काफी है। देखिए मैं फिर दोबारा आपको मैं दोहराऊंगा कि ये कांग्रेस का मैं आधिकारिक बयान इसको नहीं मानता हूं, और मैं इसको कहीं से भी, हम लोग वीआईपी पार्टी इस बात को नोटिस नहीं लेती है। रही बात फार्मूले की, आप कह रहे हैं, तो बिहार की जातीय जनगणना के आधार पे जो ये सामाजिक, चलिए विनीत जी आप जवाब दे सकते हैं। विनीत जी उसमें 10 ये कह रहे हैं कि मैं उसको आधिकारिक बयान भी नहीं मानता, लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि वीआईपी पार्टी नोटिस नहीं लेती ऐसे बयानों को, कि एक बड़ा वर्ग जिसमें छिटक जाए। अब कांग्रेस गठबंधन के लिए काम कर रही है कि गठबंधन के खिलाफ काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस सवाल के आगे। अभिषेक भाई, ये कैसा मजबूरी है नीलाभ भाई का कि जिस पार्टी ने इनके 4 विधायक को तोड़ा, उसके साथ गलबैया करके यहां बात कर रहे हैं। और क्या वीआईपी पार्टी महागठबंधन में आ गई है ऑफिशियल तौर से? अभिषेक भाई, मुझे नहीं मालूम है, आपको अगर मालूम हो तो बताइए हम सबको। जहां तक बात रही है मुकेश सहनी जी की, सन ऑफ मलाह की, अरे भाई पहले तो आप अपनी जमीन तलाश लें। बीजेपी के अनुकंपा पे, हमारे अनुकंपा पे आप यहां पे मंत्री बने, आपके विधायक जीत के आए, आप चले गए यूपी में बड़बोलेपन में। आखिर स्थिति क्या हो? विनीत भाई, अनुकंपा पे नहीं, सुनिए नीला भाई सुनिए ना, सुनिए आपके समय हम नहीं बोले, आप भी थोड़ा शांत रहे। नहीं, समझना आपको है, समझना आपको है, हम लोग को नहीं समझना है। हम लोग सब समझते हैं कि कांग्रेस ने ये बात क्यों कही है। अरे भाई, आप ही के नेता ना मौर्या होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के भाग गए थे जब तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं? और जहां तक बात रही है अरुण भाई, अभी सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, इन्हीं के ना भाई सुप्रीमो हैं जो महिला के बारे में क्या बयान दे रहे हैं। ये कौन सा समरसता फैला रहे हैं आप? सीधा सा बात है अभिषेक भाई, कांग्रेस हो राजद हो, अभी तो सिर्फ टॉवल और बढ़ चढ़ के आएगा। मैं विनीत जी अगर सीधे पूछूं, क्या कांग्रेस इस
जो इंडिया ब्लॉक है इसकी कमजोर कड़ी बन गई है? क्या कांग्रेस गठबंधन के लिए बैटिंग कर रही है या गठबंधन के खिलाफ बैटिंग कर रही है? फिलहाल तो अभिषेक भाई बिहार में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर कड़ी है। देश की बात करें तो वहां भी साबित इसने कर दिया है, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। और देखिए, कमजोर कड़ी अपने साथ जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, दूसरे को भी कमजोर करता है। इंडी ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण पार्टी राजद है, लेकिन ऐसे बयान देके कि राजद के प्रवक्ता को यह बात बोलना पड़ा जो राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रभारी बन के आया है कि उस पर आप कमान लगाइए, उसको आप संभाल के बोलने की बात कीजिए। तो ये जो मनभेद जो है ना, मत नहीं मनभेद जो है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। और हमारे अलावा जनता को भी दिखता है कि ये लोग जो बिहार का नेतृत्व करने की बात करते हैं, देश का नेतृत्व करने की बात करते हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो मादा नहीं। ठीक है डॉक्टर संजय, कहते हैं ना कि आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये शब्द मिलते जुलते जरूर हैं लेकिन मायने बड़े अलग अलग हो जाते हैं। और अति महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा घातक होती है, लेकिन कांग्रेस इससे थोड़ी। वो महत्वाकांक्षा के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम नहीं तो फिर डुबा ही दो गठबंधन को, फिर तो ऐसा बयान दे दो कि वो आत्मघाती ही साबित हो जाए। जो मैं बार बार जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि बात सिर्फ एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की नहीं है, बात यह है कि इस तरह का फॉर्मूला देकर 2 डिप्टी सीएम का दावा ठोककर कांग्रेस ने एक बड़े वर्ग को नाराज करने का फॉर्मूला दे दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और इस सच्चाई को तो सब लोग स्वीकार करते हैं ना कि 70 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी 2020 के चुनाव में। कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई थी? और ये सच्चाई भी है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई थी। शायद कांग्रेस के हिस्से में थोड़ी सीटें कम होती, आरजेडी अपने हिस्से में थोड़ी सीटें और अधिक रखती, तो आरजेडी आज सरकार में होती, आरजेडी की सत्ता में वापसी हो जाती, या वो मजबूत गठबंधन जो एक बनता उसमें अस्थायी सरकार दे देती। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस आशंकित है कि क्या इस बार हमें 70 सीटें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या जिस तरह से अन्य राज्यों में, पश्चिम बंगाल में जो और दिल्ली में अभी जो आप पार्टी कर रही है, कहीं बिहार में भी आरजेडी हमें किनारे तो नहीं कर देगी, या सीटों को लेकर के हमें बैकफुट पर तो नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से उनके बयान आए हैं। यानी कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है। डॉक्टर संजय, आप ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को एहसास है कि अगर आरजेडी और वाम दल मिलकर कर ले गठबंधन और हमें किनारे कर दें तो हम वोट काट कर भी उनको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, वो फिर भी बेहतर कर लेंगे। ये वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता है। जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, एक सच्चाई है कि अल्पसंख्यक जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर अल्पसंख्यक को माइनस कर दिया जाए तो सोशल इंजीनियरिंग में जो कॉम्बिनेशन है उसमें कांग्रेस को क्या नहीं पता है कि हमारी सांगठनिक धार और हमारे जो सामाजिक समीकरण है वो कितना मेरे साथ खड़ा है? क्या कांग्रेस को हकीकत नहीं पता है? बिल्कुल पता है। और कल जो लालू प्रसाद जी का जो बयान आया ममता बनर्जी जी को लेकर के कि हाँ ठीक है वो नेतृत्व करेगी ये इंडिया गठबंधन को, इसके बाद थोड़ा कांग्रेस बिदक गई। और उस बिदकने का, उस रिफ्लेक्शन का ही कल इनके अध्यक्ष जी का भी बयान आया था कि इस तरह के बयान बिना कोई कोऑर्डिनेशन की बैठक के वो कैसे दे रहे हैं, इसके कोई मतलब नहीं है। भाई आपके जो प्रभारी हैं वो किस कोऑर्डिनेशन की बैठक में आकर के ये बयान बहुत दे रहे कुछ हैं? कर दिया क्या सब कुछ तय हो गया? ये शाहनवाज आलम साहब ने इतना ही नहीं कहा ना, ये ममता बनर्जी वाले मामले पर भी बोल गए। इन्होंने तो ये तक कह दिया, ये लालू प्रसाद यादव का जो बयान है, जो नीतीश कुमार पर उन्होंने टिप्पणी की, उस पर कांग्रेस कहां तक सहयोगी को बचाव करके डिफेंसिव होती, डिफेंड करती, उसने कह दिया कांग्रेस ने कि नहीं बहुत दुखद बयान है। इस तरह का बयान कैसे दे दिया गया? अब खुलकर बोल दिया कांग्रेस ने। देखिए इस तरह के बयानों, नहीं, इस तरह के बयानों के बाद आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस को वामदल और आरजेडी बहुत किनारे करेगी, या मुकेश सहनी जी सब लोग अगर एक गठबंधन बना लेंगे और कांग्रेस को बहुत किनारे करेगी, तो क्या कांग्रेस उस स्थिति के लिए अपने को तैयार नहीं कर रही है? अभी से जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, अभी से जो बयान है, भाई आप अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, ये तो उनको भी पता होगा ना कि वो संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। बहुमत दल का नेता आपका गठबंधन चुन लिए गए कि आपने दावेदारी ठोक दी कि हमारा 2 डिप्टी सीएम होगा और इनके 1 डिप्टी सीएम होंगे, ये मुख्यमंत्री होंगे। जब ये सब कुछ हुआ ही नहीं है
तो मैं मानता हूं कि हर बयान को लेकर के लालू प्रसाद जी के भी जो तेवर है वो बदले हुए हैं। वो लेफ्ट के साथ खड़े दिखते हैं, ममता बनर्जी जी के साथ दिखते हैं। अब शरद पवार इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। अब उसमें भी कांग्रेस वहां एक तरह से गिड़गिड़ाने के मूड में है कि भाई हमारे हिस्से में भी 15-16 सीटें दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी करे कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो बिहार में भी कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस को किनारे छोड़ दिया जाए और ये मेरा एक छोटा सा सवाल है नीरज जी, 10 सेकंड आपको दूंगा और 10 सेकंड अरुण जी को। पहले नीरज जी आपसे छोटा सा सवाल कि क्या कांग्रेस, जो डॉक्टर संजय इशारा भी कर रहे हैं कि वो अगड़ी जाति और अल्पसंख्यक, इन दोनों का कोई फॉर्मूला तैयार कर रही है कि अकेले लड़े, थोड़ा सा एनडीए की तरफ से कुछ खींच लें और कुछ अल्पसंख्यक आरजेडी की तरफ से लेकर मिलाकर अपना कुछ हम फायदा बाकी घटक दल हैं वो सोच लें कि नीरा कुश्ती में उनकी कहां जगह बनी है। मुकेश सहनी जैसे जो दल हैं दरअसल ये स्वार्थ और अति महत्वाकांक्षा से लबालब भरा हुआ स्वार्थ का गठजोड़ है। ये अपने ही महत्वाकांक्षा के बोझ के तले दबकर यह समाप्त हो रहा है और ये अच्छी बात है, समाप्त होना भी चाहिए ऐसे महत्वाकांक्षी स्वार्थी दलों को जिन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार से अरुण जी 10 सेकंड आपको, और मैं मेरी एक सलाह भी, मुझे लगता है आपके विरोधी भी मानते होंगे और सब लोग मानते हैं कि थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आरजेडी बड़ी पार्टी है और ज्यादा ताकतवर है तो कंट्रोल रखना चाहिए ऐसे सहयोगियों पर। मैं मानता हूं कि गठबंधन धर्म होना भी चाहिए कि आप उनको दबाएं नहीं, लेकिन आरजेडी का भी लालटेन बुझ चुका साहब, आरजेडी का भी लालटेन बुझ चुका है, उसमें कोई तेल वेल नहीं बचा है। अरुण जी कहानी खत्म। अगर इस तरह की बातों पर इस तरह का आपका प्रतिक्रिया आता है तो एनडीए में तो और खटपट है। अभी देखिए तिरहुत का चुनाव, एनडीए चारों खाना चार्जशीट हो गई, 4 नंबर में चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी राजू सिंह का बयान सुनिए, हमको नहीं पूछा गया। लवली आनंद का बयान सुनिए, हमको नहीं पूछा गया। आरक्षण में आरक्षण, अरे सबका बयान सुनिए। लालू जी ने महिलाओं का अपमान, चलिए ठीक है, चलिए लड़ाई का विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि महागठबंधन में कांग्रेस अगर कमजोर कड़ी है तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं, ना कि ऐसा कुछ बयान दे दे जो पूरे गठबंधन को ही डैमेज कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।